तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। G20 के कारोबार समूह यानी बिजनेस 20 की पहली बैठक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 22 से 24 जनवरी तक आयोजित की गई। 3 दिवसीय इस बैठक में भारत के कारोबार जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, G20 देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। B20 यानी बिजनेस 20 की चर्चा न केवल वैश्विक व्यापार की चुनौतियों से निपटने पर विचार करने पर हुआ, बल्कि दुनिया के पास भी भारत के अनुभवों से सीख लेकर वैश्विक व्यापार अव्यवस्था को सुधारने का एक बेहतरीन मौका भी मिला। B20 यानी बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ साथ एक G20 का आधिकारिक संवाद मंच है। 2010 में B20 की स्थापना हुई और G20 में सबसे प्रमुख सहभागी समूहों में से ये एक है, जिसमें कंपनियां, व्यावसायिक संगठन भी भागीदार हैं। B20 वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को वैश्विक आर्थिक और व्यापार शासन के मुद्दों पर उनके विचारों के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व भी करता है और पूरे G20 व्यापार समुदाय के लिए एक स्वर में कार्यनीति भी तैयार करता है। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता में सोमवार से अगले 2 दिनों तक यानी 30 से 31 जनवरी तक चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हो रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने G20 के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। प्रतिनिधियों को यात्रा के दौरान रॉक गार्डन, सुखना लेक और कैपिटल कॉम्प्लेक्स जैसे शहर के अनेक प्रमुख स्थलों को दिखाया जाएगा और साथ ही साथ वो भारत के उस स्वरूप से भी रूबरू होंगे कि किस तरीके से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ भारत एक सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा हुआ विशिष्ट देश है। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ गतिविधियां रहीं G20 से संबंधित पूरे हफ्ते भर में और आगे आने वाले दिनों में क्या चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है और इसके क्या मायने रहे, क्या कुछ निष्कर्ष निकले। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ राय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार SRCC से हैं और साथ ही साथ ये अर्थनीति के विशेष जानकार हैं। इनसे हम लेंगे विशेषज्ञ राय भी और इनसे हम जानेंगे कि प्रोफेसर अनिल कुमार साहब का क्या कुछ राय है। आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, हम चर्चा शुरू करेंगे लेकिन दर्शकों को ये बताएं कि क्या कुछ रहा B20 में गुजरात में, इसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। गुजरात में अलग अलग जगहों पर G20 की कुल 15 बैठकें होनी है। राज्य में आयोजित होने वाली 15 कार्यक्रमों की सूची में पहला कार्यक्रम था B20 इंसेप्शन मीटिंग और इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में 22 से 24 जनवरी तक। 22 जनवरी को महात्मा मंदिर में B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, B20 इंडिया के अध्यक्ष और टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन, G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत, भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। The international outlook that Prime Minister Modi has brought to the table. So the 4 I's: massive investment on infrastructure, focus on high levels of integrity, inclusive development, and international outlook will actually add tremendous wings to help the Indian economy possibly do even better than the numbers on a business as usual case. Private investment in the country was somewhere around 180 billion US pre-COVID. Now that has come to 240 billion US quarterly investment. So that is significant jump. Credit offtake has increased to practically multi-year high to almost 17% year on year. That's again a very good jump. The investment as a percentage of GDP has grown from 26% to 31%. That again is a good structural change in the economy. और बैठक में हिस्सा लेने आए डेलीगेट्स को गुजरात की संस्कृति, कला और भोजन से परिचित कराने के अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। गुजरात की जो इंडस्ट्रीज़ है वो एज ए रोल मॉडल आती है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। जब हम कोविड-19 के महामारी से बाहर निकल रहे हैं और इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तब हम लोग जो यहाँ पे अलग अलग जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया के ऊपर किया जा रहा है, मिलेट्स के ऊपर किया जा रहा है, वो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में उसका संदेशा जाएगा, उसका रोल आगे कितना बड़ा होने वाला है वो आने वाले दशक में अपने को दिखेगा। इसके अंदर जो सब मीटिंग्स होंगी, जो ग्रुप्स फॉर्मेशन हुए हैं, उसमें सारे 20 कंट्रीज़ के अलग अलग लाइक माइंडेड इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सारे मिलेंगे। हमारे देश में क्या हो रहा है, उनके देश में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मिलके एक वाइट पेपर क्रिएट किया जाएगा हर एक ग्रुप का, और वो फिर आगे जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल G20 मिलेंगे तब उनको प्रेजेंट किया जाएगा। और उस तरह से जो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया की, वो हम देश में लेके आएंगे। जो ये कॉन्फ्रेंस किया गया है B20, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, इफ आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए हुए हैं और गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टरगण हैं, वो सारे मिलके मंथन कर रहे हैं कि कैसे एक इंक्लूसिव ग्रोथ का पैटर्न बनाया जाए। जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सेटअप तैयार किया है, ये सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी सारे देश जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सबको भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना भारत को होगा। इधर मैं जो पिठोरा पेंटिंग लेके बैठा हूँ, जो कैनवास और हैंडमेड पेपर के ऊपर में लोग हमारे जो यहाँ के जो G20 में जो आ रहे हैं जो डेलीगेट्स, वो हमारी यहाँ की जो कला को, जो पिठोरा पेंटिंग को लोग खूब देखते हैं, खूब जानते हैं, पहचानते हैं, और उनसे जो जानते भी है कि किसी तरह की ये ट्राइबल आर्ट है, आदिवासी जैसे बनाते हैं। और हमारे पास से जो पेंटिंग बनी है वो लोग यहाँ से खरीद करके वो खुद लेके जा रहे हैं और प्रसन्न रहते हैं कि भी बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी आर्ट है। और G20 के हिस्से के रूप में आयोजित B20 की बैठक 24 जनवरी को संपन्न हुई और गांधीनगर में आयोजित कई पूर्ण सत्रों के दौरान 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में आयोजित गुजरात के विशेष सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री कानूभाई देसाई और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने राज्य में उपलब्ध व्यापार और निवेश के विविध अवसरों का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। G20 के अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने गिफ्ट सिटी और अन्य पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया। प्रोफेसर अनिल कुमार जी हमारे साथ विशेषज्ञ राय देने के लिए मौजूद हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हैं और अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, B20 का गांधीनगर का जो सम्मेलन रहा, एक बेहद महत्वपूर्ण संवाद मंच G20 के अंतर्गत, किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के मद्देनज़र आप ये मान के चलते हैं, वैश्विक व्यापार की जो चुनौतियां हैं, जो वैश्विक जियोपॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से क्या कुछ चिंतन मनन, क्योंकि विशद चिंतन मनन हुआ, और कितना महत्वपूर्ण आउटकम जो इस B20 से रहे? अश्वनी जी, B20 की बैठक का गुजरात में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। कि आज हम जब गुजरात मॉडल का एक उदाहरण देते हैं कि कैसे वहां पर बिजनेस पनपा और कैसे वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया, तो वही एक मेरे को लगता है कि एक यहां से एक संदेश जाएगा पूरे विश्व को कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड समय के बाद उभरी और कैसे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर G20 की फोरम से काफी महत्वपूर्ण डिस्कशन हुए, जो कि आने वाले समय में भी इसके ऊपर काफी और चिंतन होगा। और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो निकल के आई, उसमें ये थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए और जो कम से कम जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो देशों को करने हैं, उसको करने की तरफ करके हम कैसे कदम उठाएं जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, बैलेंस्ड हो और इंक्लूसिव भी साथ साथ हो। आज हम जब G20 ग्रुप की बात करते हैं, कहने को ये सिर्फ 20 देश का समूह है, लेकिन ये पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या और तकरीबन 85% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है। और आज ऐसे समय में जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रही है,
ऐसे में इस सम्मेलन के जरिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कुछ बातें आगे निकल के आ रही हैं, जिसको आगे और डेलिब्रेशंस होगा, और उस पर मेरे को लगता है कि पूरे विश्व अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा एक संदेश जाने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, अगर देखें तो और भी चुनौतियां हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है या फिर युद्ध या फिर आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना, इससे इतर भी अगर देखें तो मुद्राओं का विनिमय, मुद्राओं के आपसी लेन देन, और इन सब के अलावा अगर देखें तो पूरे जिस स्लोडाउन की आपने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंदी है, उन परिस्थितियों को देखते हुए कैसे कलेक्टिव अप्रोच हो, वो कहीं ना कहीं G20 और B20 के माध्यम से जो दुनिया मंदी की तरफ जा रही है, बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही बताते हैं कि बेहतर, दिन ब दिन बेहतर होती जा रही। तो भारत के भी अनुभवों से, भारत के भी जो वो हैं, उनकी भी सीख पूरी दुनिया ले सकती। देखिए, हम इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा जो प्रिंसिपल जो कि हमेशा से प्रभावी रहा है कि मंदी के दौर में हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना है, और यही हमारी भारतीय सरकार पिछले 4-5 साल से कर रही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर है वो मल्टीप्लायर फैक्टर के रूप में काम करता है। तकरीबन 2.5 से 3 गुना उसमें इम्पैक्ट होता है, और हम देख भी रहे हैं उसका नतीजा। आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला एक विकासशील देश बन गया है। तो सबसे जरूरी इसके अंदर ये बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावे के साथ साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ अगर मेरे को लगता है कि सरकारें ध्यान दें, तो आज जो ये मंदी की स्थिति बनी हुई है उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन आज इंपैक्ट हुई है जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसके ऊपर भी कुछ नए रीग्रुपिंग और नए रीएडजस्टमेंट्स की जरूरत है। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और उसमें हमें ऐसे देखना है कि हमारे एक पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, हमें उस स्ट्रेंथ के ऊपर खेल के गिवन व्हाटएवर चैलेंजेस वी हैव बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, वी हैव टू फेस इट and we have to work to our advantage. This is exactly अब प्रोफेसर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भारत कहीं ना कहीं उन देशों की चिंताओं को भी मुखर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करता है जो विकासशील देश हैं। विकासशील देशों की अगर बात करें, भारत ने कहा चाहे कार्बन एमिशन की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं, उनका खामियाजा कहीं ज़्यादा ये देश भुगतते हैं, जबकि विकसित देश उस कंपेरेटिवली, चाहे कार्बन उत्सर्जन की बात हो या फिर अन्य चीज़ें हो, पर्यावरण को हानि पहुंचाने में लाभ उनको ज़्यादा होता है, खामियाजा इनको होता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर भारत एक कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर भी बन रहा है, पर्यावरणीय चिंताओं के सुधार को, क्लीन एनर्जी को उपयोग को लेकर। इन सब को देखते हुए किस तरीके से भारतीय अनुभव, भारतीय नेतृत्व और भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया को इस बारे में समझे जाने की ज़रूरत है? देखिए, हमने हमेशा जो विचारधारा हमारे देश में रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और यही मंत्र भी है, पूरे वन विश्व फैमिली को वन। एक परिवार के रूप में देखते हैं। और आज जो देश एक गरीबी की तरफ है या जो कि विकास नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जैसे आपने कहा, कि गरीबी से कैसे निकले। लेकिन गरीबी से निकलने का मतलब विकास अंधाधुंध ना हो, वो जो विकास हो वो सस्टेनेबल हो। आज दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी आवाज बुलंद करने वाला भारत एक मजबूत देश की तरह सामने खड़ा हुआ है कि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल कैसे हो, कैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकें डेवलपमेंट में। ये हमने करके भी दिखाया है, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो और आजकल जो हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ दिशा में जो काम चल रहा है, और जो भारत ने प्रगति की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। मेरे को लगता है ये दुनिया को भी एक दूसरा संदेश जाता है कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेनेबल हो और जो क्लाइमेट को खराब ना करे। अगर क्लाइमेट हमारा खराब होता है तो उसमें गरीब देशों को और गरीब जनता को उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में वो जो विकास होगा वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, और इसी दिशा में मेरे को लगता है कि भारत ने हमेशा उसकी आवाज भी उठाई है, और इस G20 सम्मेलन में भी इस बात के ऊपर काफी चर्चा और विचार विमर्श जारी। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन है या अंतर्राष्ट्रीय कानून और आयात निर्यात सहित पूरे विश्व के कारकों को जो प्रभावित करते हैं, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं एक आम सहमति या फिर एक ऐसे स्वरूप पर सबको आने की ज़रूरत है कि नफ़ा नुकसान से इतर कहीं ना कहीं पूरे
विश्व की अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सके? बिल्कुल, आज पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। आज हम इसको वापस नहीं जा सकते ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनी हुई है। अगर हमें पूरे विश्व को विकास दर हमारी आगे बढ़ानी है, पूरे विश्व को हमें मंदी के दौर से आगे निकालना है, तो उसमें जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि मल्टीलेटरल जो स्तर पे काम करती है, उनका रोल भी बहुत जरूरी है, जिसमें कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इस तरह की जो तमाम संस्थाएं हैं, उसमें उनका रोल बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे वो दूसरी जो विकासशील देश हैं, कैसे उनको वो एडवाइस करें, फंडिंग करें, और उनको अपने विकास के कार्य में, विकास के प्रोजेक्ट्स में, इंप्लीमेंटेशन में उनकी सहायता करें। तो एक पूरे रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। मेरे को लगता है कि G20 सम्मेलन के जरिए ये सब बातें सामने आएंगी। जी, और बेहद महत्वपूर्ण बैठक कल से चंडीगढ़ में भी शुरू हो रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं G20 की और गांधीनगर में हुई B20 की बैठक की, और साथ ही साथ कल से इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ग्रुप की चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 31 जनवरी और 30 जनवरी से दो दिन की ये बैठक होगी। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा भी करेंगे। और चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित हो रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने G20 देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। प्रतिनिधियों को यात्रा के दौरान रॉक गार्डन, सुखना लेक और कैपिटल कॉम्प्लेक्स सहित शहर के विभिन्न प्रसिद्ध स्थलों को दिखाया भी जाएगा। बैठक में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से एक दिन पहले आर्थिक कार्य विभाग ने इस बैठक के रोडमैप के बारे में मीडिया को जानकारी दी। कहा गया कि विभिन्न देशों का ऋण समाधान एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और बैठकों के दौरान वैश्विक कर्ज की स्थिति पर व्यापक नजर भी होगी। Debt is always a big part of the agenda of this working group, the IFA working group,
and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved. और आर्थिक कार्य विभाग की बैठक ने कहा कि बैठक में भारत की प्राथमिकताओं का भी प्रकाश डालते हुए कहा कि बैठकें बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के तरीके खोजने पर भी केंद्रित होंगी. Some of our priorities, as I said, one is debt. Debt is a major item on the agenda. Then we have how multilateral development banks and international financial institutions can be made stronger to meet the funding needs of the challenges of the 21st century, like pandemics and climate change, because development financing is a big issue that is handled by multilateral development banks. But at the same time, now where will the money come from? How will poor countries address the challenges they face from climate change and so on? So how to make multilateral development banks stronger to be able to meet these financing requirements? और हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं. प्रोफेसर अनिल कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी. किस रूप में देखते हैं? साफ तरीके से एजेंडे में कहा गया है कि विभिन्न देशों का ऋण समाधान एजेंडे का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और बैठक के दौरान वैश्विक कर्ज की स्थिति पर भी व्यापक नज़र होगी. किस रूप में देखते हैं एजेंडे के इस अहम पक्ष को? बिल्कुल, अगर हम पूरे विश्व में अगर हम विकास की बात करें तो इसमें कुछ देश, कुछ क्या ज्यादा ही देश एक ऋण की समस्या से जूझ रहे हैं. वो ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है. अगर हम अपने कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो वो सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हैं. तो ऐसे में जरूरत है कि G20 एक आज महत्वपूर्ण ग्रुप बन गया है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों हैं, कि वो चर्चा करें कि वो किस तरह के जो रिस्क हैं, जो रिस्क क्लाइमेट से भी रिलेटेड हैं, जो रिस्क दुनिया भर के जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट फाइनेंस की जरूरत है उसमें भी रिस्क की जरूरत, उसमें भी रिस्क का असेसमेंट की जरूरत है. और नए नए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड को रेज करें, इसकी बहुत जरूरत आज के समय में है. मेरे को लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण 2 दिन की बैठक होने वाली है. और साथ साथ जो कनेक्टेड इश्यूज हैं उसमें 2-3 इश्यूज की मैं बात करूंगा कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का जो इशू है, ये बहुत अच्छा इशू है जिसको कि इस बैठक में मेरे को लगता है कि इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए और कुछ ना कुछ इसके ऊपर विचार विमर्श करके कुछ सहमति भी बनेगी. और साथ में आज जो क्रिप्टो करेंसी से जो रिस्क आज हो रहा है उसका क्या रिस्क का असेसमेंट हम करें, इसको बहुत एक जरूरी मुद्दा बन जाता है. आज हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल करेंसी अंडर सेंट्रल बैंक सुपरविजन शुरू की, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे इस जो रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं. तो मेरे को लगता है कि इन सब चीजों का के मुद्दे के ऊपर बात होगी. कैपिटल फ्लो का मैनेजमेंट कैसे हो और लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट को कैसे बढ़ावा मिलना चाहिए, ये सब ऐसे जो बिंदु हैं जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज के परिप्रेक्ष्य में. और मेरे को लगता है कि आगे 2 दिनों में इनके ऊपर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण चर्चा होगी. और भारत ने यह भी कहा कि जो बहुपक्षीय मल्टीलेटरल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने के भी तरीके खोजने ज़रूरी हैं. ये भी एजेंडे का अहम हिस्सा होगा. ऐसे में तब जबकि आप बता रहे हैं कि आर्थिक मंदी के कगार पर मुहाने पर दुनिया खड़ी है तेज़ी से, तो किस रूप में भारत की भी भूमिका लेकर देखते हैं इन संस्थानों के? इस अश्विनी जी, इस ग्रुप का नाम ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, मतलब इनकी संरचना कैसी हो जो कि बैलेंस डेवलपमेंट को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके और ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. उसमें बहुत बड़े फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं. को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये आगे आने वाले 2 दिन होने वाले हैं जिसके कि इन सब चीजों पर चर्चा होगी. जी, एक चीज़ और आपने कहा इससे पहले, जैसे जो हमारे सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव किया है, क्रिप्टो करेंसी की जो चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से जो स्थितियां हैं, भारत को जहां अर्थव्यवस्था में जहां खड़े पाते हैं, माइक्रो जो हमारे वो हैं संस्थान हैं जो हमारे
जिसको कहते हैं कि पिलर्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझते हुए क्या एक बेहद सशक्त मंच भी होगा कि परस्पर अनुभवों को देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, एक बहुत अच्छा अवसर भी है कि इसकी जो अध्यक्षता है G20 की वो भारत कर रहा है, और जो भारत के वित्तीय संस्थान है, खास करके अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो एक ऐसे संस्थान के रूप में जाना जाता है जिसने कि बहुत सशक्त एक संस्थान है। और आज हम देख रहे हैं कि उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, कैसे उसको ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है और कैसे इन्फ्लेशन का सामना करना है, टैकल करना है, उसके आज नतीजे सामने हैं कि आज इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ 6% से कम है, जबकि अगर हम ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा है। और अब क्योंकि इकोनॉमी हमारी मैनेजेबल है, मेरे को लगता है आने वाले समय में भी मॉनेटरी पॉलिसीज का जब रिव्यू होगा तो उसके अंदर अब इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात है, क्योंकि एक विकास भी एक हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो एक विकास कैसा हो, ये संस्थाएं किस आधार पर चले, मेरे को लगता है कि इसमें भारतीय संस्थानों का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है, एक उदाहरण भी रहा है दुनिया के समक्ष। तो आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवसर है भारत को अपना मॉडल पेश करने के लिए और दुनिया को उस मॉडल के ऊपर काम करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनिल कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगले 2 दिन 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। खास तैयारियां की गई हैं विदेशी मेहमानों को और साथ ही साथ वहां पर पहुंचने वाले अतिथियों के लिए। क्या है तैयारियां, छोड़े जाते हैं आपको चंडीगढ़ में प्रशासन की तैयारियों की झलकियों के साथ। और इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।